आजकल ये न्यूज़ पूरे उत्तर भारत में धूम मचाए हुए है कि दिल्ली, पटना, लखनऊ, भोपाल और चंडीगढ़ देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं। इस समय देश के तमाम शहरों में फैली जहरीली हवा का ठीकरा किसानों के सिर पर फोड़ने का एक फैशन सा चल पड़ा है। फिर यह फैशन क्यों न चले आखिर? कहावत भी तो है, कमजोर की लुगाई मोहल्ले भर की भौजाई। क्या मीडिया, क्या सरकार, क्या नगर निगम, क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सब की सब दौड़ पड़े हैं किसानों के द्वारा पराली जलाने को ही वर्तमान शहरी वायु प्रदूषण का एकमात्र जिम्मेदार साबित करने में। लेकिन क्या ये सही है? कितनी सच्चाई है इन दावों में? पब्लिक ऑडिट में आज हम इन्हीं दावों की जमीनी पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। आखिर अपनी गिरेबान में झांकने को तैयार क्यों नहीं है कोई? आइए इस गंभीर देशव्यापी समस्या और इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर विस्तार से बात करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और प्रादेशिक राजधानियां जैसे भोपाल के आसपास पराली जलाने और उससे शहरी वायु प्रदूषण बहुत खराब और गंभीर होने की खबरों ने आसपास के रहने वाले किसानों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह कतई नहीं है कि मैं किसी तरह से किसानों के द्वारा पराली जलाए जाने के बचाव में खड़ा हूं, उन्हें डिफेंड कर रहा हूं, क्योंकि पराली जलाना तो दंडनीय अपराध है ही और इसे रोकने के लिए व्यापक आवश्यक कदम भी उठाए जाने चाहिए, किंतु दोषी को ही दंड मिलना चाहिए, किसी कमजोर और बेकसूर को नहीं। यही कारण है कि इसे रोकने के लिए मेरे द्वारा ही वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर एनजीटी भोपाल के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण आदेशों के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा पराली जलाने से रोकने के लिए जिला कलेक्टरों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए थे। एनजीटी के उक्त आदेश और उस पर राज्य शासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की प्रति आपकी स्क्रीन पर है, जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अन्य तथ्यों के अलावा एनजीटी और मध्य प्रदेश शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया था कि चूंकि पराली जलाने की समस्या की असली जड़ हार्वेस्टरों के द्वारा फसल की कटाई मात्र घुटनों तक की हाइट तक ही होने वाली कटाई के कारण है, अतः प्रत्येक जिले में उपस्थित और नए प्रवेश करने वाले हार्वेस्टरों को आवश्यक रूप से एक्स्ट्रा रीपर लगाए जाने चाहिए, यानी जमीन से लगकर फसलों की कटाई की जाए, तभी खेत में फसल का कोई अवशेष शेष नहीं बचेगा और तभी किसानों को उसमें आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस अवस्था में मध्य प्रदेश शासन और उसके सिपाहसलार बताएं कि किस जिले में शासन के वर्ष 2014 में दिए गए उक्त आदेश का कड़ाई से पालन हो रहा है। अरे अब तो शायद ही किसी जिला कलेक्टर को मध्य प्रदेश में पराली के खिलाफ दिए गए एनजीटी के उक्त ऐतिहासिक आदेश और उस पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की कोई जानकारी भी शेष होगी। यदि ऐसा है तो यह जिम्मेदारी किसकी हुई? यदि बिना एक्स्ट्रा रीपर के हार्वेस्टर पूरे प्रदेश में चल रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आज तक किसी कलेक्टर को इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? मध्य प्रदेश में अब तक कितने हार्वेस्टर जब्त किए गए? क्या कभी किसी कलेक्टर, शासकीय कर्मियों, कृषि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीणों को, हार्वेस्टर के मालिकों को और जनमानस को इस बाबत जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया? खेतों में फैली पराली के अच्छे दाम पर खरीदने और उसके अन्य कारगर उपाय जैसे बड़े स्तर पर ईंधन के पैकेट बनाना, ईंधन के उपयोग से बायोथर्मल पावर प्लांट चलाना और पराली से अल्कोहल इत्यादि बनाने के संयंत्र लगाने के उपायों को लागू करना तो छोड़िए, इस पर कभी कोई जमीनी कार्य योजना तक नहीं बनाई जा सकी है। तो इसमें किसानों का क्या दोष है? तो फिर कौन है इन सब का वास्तविक दोषी? हार्वेस्टर में एक्स्ट्रा रीपर लगवाने और ट्रैक्टर ऑपरेटेड एक्स्ट्रा रीपर उपकरण खरीदने पर 80 या 90% की हैवी सब्सिडी देकर उसे प्रोत्साहित करने का कार्य आज तक क्यों नहीं किया गया? आप इसे ऐसे समझिए, यदि 1.5 या 2 लाख रुपए के बीच किसी ट्रैक्टर में एक्स्ट्रा रीपर इक्विपमेंट लगाया जाए और उसे किसी किसान को खरीदना हो और शासन यदि उस पर 80 या 90% की सब्सिडी दे दे तो किसी किसान को ऐसे उपकरण खरीदना सहूलियत भरा लग सकता है। वरना सिर्फ इस बात के लिए कि खेत में पराली न जले और 2 लाख रुपए खर्च करना पड़े तो किसी भी किसान के लिए यह ज्यादा आसान पड़ेगा कि तमाम कानूनी पाबंदियों के बावजूद भी वह खेत में आग लगा दे। अब यह शासन को निर्णय करना है कि वह व्यापक जनहित में आम आदमी के स्वास्थ्य को और स्थानीय पर्यावरण की रक्षा करना चाहता है या अति आवश्यक उपकरणों में भी लाभ कमाना चाहता है। मेरी राय में
5 किलो अनाज और राशन देकर अधिकांश आदमियों को निकम्मा बनाने से कई गुना बेहतर है कि व्यापक जनहित में इन प्रावधानों को तत्काल लागू किया जाए। वैसे आजकल सैटेलाइट मैपिंग से यह बहुत आसानी से रेखांकित किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति के द्वारा कितनी मात्रा में पराली जलाई गई और तब संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। पिछले 5 सालों में सरकार के किस विभाग के द्वारा हार्वेस्टर में, स्ट्रा रीपर और अन्य उचित उपकरण सहित इस्तेमाल संबंधी कितने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए? और यदि इसका उत्तर है नहीं, तो हार्वेस्टर के द्वारा हो रही अनुचित कटाई के कारण पैदा हुई इस विशाल मात्रा की पराली यानी नरवई को जलाने के लिए अधिकांशतः अशिक्षित किसानों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या आप जानते हैं इन गलत हार्वेस्टरों का इस्तेमाल उत्तर भारत में रोज बढ़ते फैलते स्लॉटर हाउसेस का एक प्रमुख कारण है। एनजीटी भोपाल के 2 दिसंबर 2014 के उक्त आदेश में खेतों में पड़े अवशेष और पराली के उचित निष्पादन और उपयोग की कई अन्य सार्थक सलाह भी दी गई है। शासन ने आज तक इस दिशा में कितना जमीनी कार्य किया, यह जानना एक रोचक शोध का विषय हो सकता है। भारत के किसी भी अन्य नागरिक की तरह किसान भी किसी तरह अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है। कोई भी किसान पराली जलाकर पर्यावरण में जहरीली हवा नहीं छोड़ना चाहता और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसे सही तकनीकी का ज्ञान, जागरूकता और विकल्प उपलब्ध कराना तो शासन का कार्य है, जिसमें अभी तक कुछ विशेष काम हुआ नहीं दिखता। हो सकता है पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जगह धान का रकबा बढ़ गया हो, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। फिर भी मध्य प्रदेश के अधिकांश धान उपज क्षेत्र में अक्टूबर माह के अंत तक धान कटाई का कार्य पूरा हो जाता है, किंतु नर्मदा के किनारे के होशंगाबाद और अन्य धान उत्पादक जिलों के लोग थोड़ा लेट लेकिन नवंबर माह तक तो इसे अवश्य पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि गेहूं मूलतः ठंड की फसल है और गेहूं पकने के लिए 100 से 145 दिनों की मोहलत चाहता है। फसल की उचित पैदावार के लिए उसे ठंड मिलना बहुत आवश्यक है, वरना दिसंबर या उसके बाद बोई जाने वाली गेहूं की फसल अप्रैल के अंत तक ही पक पाएगी, लेकिन तब होने वाली अधिक गर्मी से गेहूं की पैदावार घट जाएगी। इसलिए आम किसान, चाहे आप जैसा चतुर चालाक भले ही ना हो, किंतु अच्छी पैदावार के लिए उसे पर्याप्त ठंड रहते ही बुआई करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए 15 नवंबर और उसके बाद शहरों में फैली जहरीली हवा के लिए आसपास के किसानों के द्वारा पराली जलाने जाने का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। जहां तक दिल्ली जैसे शहर की बात है, तो वहां का केस अन्य शहरों से अलग है। दिल्ली की भौगोलिक संरचना ही इस प्रकार की बनी है कि वहां की आबोहवा पर पंजाब और हरियाणा में जलाई गई पराली का प्रभाव पड़ता है और साथ ही दिल्ली में ठंड का शुरू होना और हरियाणा पंजाब में पराली का जलना एक साथ शुरू होता है। इसीलिए इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ा भी जा सकता है, किंतु अन्य राज्यों की राजधानियों और अन्य शहरों में फैली जहरीली हवा का कारण पराली जलाना मानने का कोई प्रमाणिक कारण नहीं है। उल्टे इस तरह के बेबुनियाद आरोप तो हमें इस समस्या के मूल कारण तक कभी पहुंचने ही नहीं देंगे और दिने दिन यह समस्या और विकराल रूप धारण करेगी। इसलिए राज्य शासन और उससे संबंधित विभागों को यह समझ लेना चाहिए कि 15 नवंबर और उसके बाद शहरों में फैली जहरीली हवा का मूल कारण पराली जलाना नहीं बल्कि कुछ और है। उस मूल कारण की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है आपको हमारा यह इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आप हमारी इस वीडियो में उठाई गई बातों से, हमारे विचारों से सहमत हों, तो आपसे अनुरोध है कि इस पूरे वीडियो को दूसरे मित्रों तक फैलाएं, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।